Hello students, welcome to CSC PS Academy. This side Apurvo. Today's date is 26th of August 2025. Let's start with our analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. Before we start and proceed with the analysis, I would like to say that CSCPIS Academy has launched its foundation batches both at the daytime and also at the evening time also. कि अगर आप working professionals हैं तो भी आपके लिए बैच है जो कि स्टार्ट होगा 7 PM से. उसका टाइमिंग है 7 PM to 9 PM. और बाकी अगर आपको दिन में भी क्लास आप कर सकते हो तो 8 AM से हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं. तो एज़ पर योर कन्वीनियंस यू कैन जस्ट जॉइन आवर कोर्सेस. सो आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक बाइक टैक्सी पॉलिसी उसने जो प्रपोज़ किया है उसके बारे में हम देखेंगे. देन वी विल डू एन एनालिसिस ऑन द आर्टिकल बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन. यहाँ पर हम न्यूट्रिशन और कॉग्निशन मतलब ब्रेन फंक्शन के साथ कैसे वो लिंक है, थोड़े से साइंटिफिक चीज़ें हम देखेंगे. फिर स्ट्रे डॉग जो इशूज़ आज स्ट्रे डॉग्स के लिए भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में जो आ रहे हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के अगेंस्ट में भी लोग गए हैं, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हीटेड डिबेट हो रहे हैं पार्लियामेंट में ऑन द 130th अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो देखेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. अगर आप 25 अगस्त का भी आप CNA अगर देखते हो वहाँ पर भी हमने इस बिल के बारे में डिस्कशन किए हैं और भी डिटेल में डिस्कशन आज हम करेंगे. फिर हम लास्ट में देखेंगे ग्लोबल थ्रेट परसेप्शंस बाय इंडियंस. ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो न्यूज़ होगा वहाँ पर हमारे जो इंडियंस हैं हम ग्लोबल थ्रेट मतलब ग्लोबल ट्रेड अफेयर्स हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, वो हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंडियंस वरीड है कि नहीं है. तो बहुत ही कम इंडियंस है जो बहुत वरीड है ग्लोबल थ्रेट को लेकर. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ बाइक टैक्सी पॉलिसी. तो क्या है, तो गवर्नमेंट में सून अडॉप्ट सेंटर्स बाइक टैक्सी पॉलिसी विथ ग्रेजुअल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक फ्लीट. कि सेंटर एक बाइक टैक्सी पॉलिसी लाने वाला है, तो वो गवर्नमेंट में अडॉप्ट इट. और उस बाइक टैक्सी पॉलिसी में देयर विल बी ऑल्सो अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक फ्लीट. ठीक है, कि धीरे धीरे जो बाइक टैक्सीज़ होंगे जैसे कि ओला उबर जो है एग्रीगेटर्स जो है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में देखेंगे हम. ऑल राइट. सो बिफोर सीइंग द कंटेक्स्ट हम अगर कुछ की टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि बाइक टैक्सी क्या है? इट इज़ अ सर्विस वेयर प्राइवेट 2 व्हीलर्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल राइड हेलिंग. जैसे कि रैपिडो या फिर उबर. ओला का तो हाल ही में नहीं है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट रैपिडो और उबर का तो है. तो वो है बाइक टैक्सी. फिर है जैसे रैपिडो, ओला, उबर जो है, इन सब चीज़ों को हम एग्रीगेटर्स के नाम से भी जानते हैं कि दे आर द एग्रीगेटर्स ऑफ द बाइक टैक्सी विच कनेक्ट द पैसेंजर्स विद द व्हीकल ओनर्स. तो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म. ठीक है. फिर नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल्स क्या है? जैसे कि प्राइवेट व्हीकल्स नॉट रजिस्टर्ड एज कमर्शियल व्हीकल्स, वो है नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल्स. Anyway, so what is the context we may see here? Context is कि दिल्ली गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग अडॉप्टिंग द सेंटर्स न्यू बाइक टैक्सी पॉलिसी. कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सेंटर का जो नया बाइक टैक्सी पॉलिसी है जो जुलाई 1, 2024 में आया है उसको अडॉप्ट करने वाला है. तो ये जो पॉलिसी है इट विल अलाउ राइड हेलिंग एप्स टू यूज़ नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल्स एंड मैंडेट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक फ्लीट्स. कि ये टैक्सी पॉलिसी क्या कहता है कि नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल को यूज़ करने के लिए, और इट विल ऑल्सो मैंडेट कि धीरे धीरे ये जो नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल है ये EV होना चाहिए. अर्लियर द आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट मैंडेटेड ओनली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स फॉर कमर्शियल यूज़ एंड BJP लेड गवर्नमेंट फेवर्स अ फेज्ड अप्रोच. ठीक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट अप्रोच मिलता है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को रूल करता है उसने जो अप्रोच लिया था वो
पोल्यूशन को भी कैटर करने के लिए, दिल्ली के एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने टू व्हीलर्स जो होंगे वो ईवी ही होना चाहिए। बट बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है सेंटर बेस्ड अप्रोच को फेवर करता है। तो व्हाट आर द रेलिवेंट लॉज एंड फ्रेमवर्क ये बाइक टैक्सी पॉलिसी को लेकर, जैसे है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है? द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस है, रोड सेफ्टी एंड कमर्शियल व्हीकल यूज़। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जुलाई 2024 को जो पॉलिसी आया, दैट दिस बाइक टैक्सी पॉलिसी, इट हैज़ गिवन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बाइक टैक्सीज विद ईवी एडॉप्शन टारगेट्स। और जो दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर है, इट अलाउड बाइक टैक्सीज ओनली इफ़ इट इज़ इलेक्ट्रिक। सो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा हाँ, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है मॉर्थ के द्वारा जो किया गया है वो फेस्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है, और दिल्ली में जो अपना जो लॉ था वो इट ओनली अलाउड इलेक्ट्रिक टैक्सीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स। ठीक है, बट नाउ इट द न्यूज़ सेज कि अभी दिल्ली शायद मॉर्थ का ही पॉलिसी अपनाने वाला है। ठीक है, सो देयर इज़ द MCQ रिलेटिंग टू दिस न्यूज़। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है ब्रेन फंक्शनिंग। तो द आर्टिकल टाइटल्ड एज नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन लिंक, कि कैसे न्यूट्रिशन ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ब्रेन फंक्शन, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ आर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू शेप ह्यूमन पोटेंशियल। द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ लाइफ मतलब दैट इट इज़ द first 3 years of a child are once in a lifetime opportunity to shape human potential. So nutrition during the first 3 years of child. Discuss in the context of India's nutrition and cognitive development challenges and interventions. Okay, so that is first 1000 days of child life, conception to 2 years of age or up to 3 years are very critical window बच्चों का ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ब्रेन जो है वो 80% तक, ब्रेन रीचेस 80% ऑफ इट्स एडल्ट वेट बाय 2 years। 80% तक का ब्रेन डेवलप हो जाता है जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है। एंड विथ रैपिड साइनैप्स, साइनैप्स का मतलब क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रिक सिग्नल, टेक्निकली यही है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक सिग्नल बिटवीन द ब्रेन सेल्स, ओके, और बिटवीन द न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन से जब अनदर न्यूरॉन जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो पास होता है उसको साइनैप्स कहा जाता है। सो विद अ रैपिड साइनैप्स फॉर्मेशन एंड फ्रंटल लोब डेवलपमेंट। फ्रंटल लोब क्या है? ब्रेन का जो पहले का जो हिस्सा है, दैट इज़ नोन एज द फ्रंटल लोब। और जहाँ पर न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन आर इंटरडिपेंडेंट, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक साथ। अगर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर बच्चों को मिलता है तो इट लीड्स टू इरिवर्सिबल फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेफिसिट्स। दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन अगर हम देखें कि कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस जैसे कि साइनेप्टिक डेंसिटी पीक्स इन अर्लियर। साइनेप्टिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द पास number of electrical signals that is happening in the brain. It peaks in early years. Cognitive foundations are laid. तो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट वो पहले 2 से 3 साल तक हो जाता है। नाउ अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या आयरन की कमी, प्रोटीन एनर्जी की कमी, या फिर कोई भी मेल न्यूट्रिशन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स विच में रिजल्ट इनटू इम्पेयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि उस बच्चे का जो लैंग्वेज होगा वो बच्चा अच्छे से वो लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा, उसका मेमोरी वीक होगा और IQ भी उसका कमज़ोर हो सकता है। थर्डली, यंग चिल्ड्रन लर्न क्विकली। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, लैंग्वेज हो, रिटेंशन हो या फिर राइम्स हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। पर अगर ये न्यूट्रिशन का कमी है
तो उसमें कॉग्निशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और जो बच्चे होंगे वो उनका जो लर्निंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिलेड हो जाएगा। हैंस द न्यूट्रिशन फ्यूल्स दिस रैपिड लर्निंग। तो ये जो रैपिड लर्निंग है ये फ्यूल कौन करता है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन करेगा, और अगर इसकी कमी है तो इट विल कॉज सम परमानेंट लॉसेस। नेक्स्ट, जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, स्टंटेड चिल्ड्रन किनको कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द एज, अगर किसी एक बच्चे का अगर वो हाइट इंक्रीज़ ना हो, जनरली इसको लेस देन 5 इयर्स के बच्चों को ही देखा जाता है कि एज के मुताबिक अगर हाइट उनका इंक्रीज़ नहीं हुआ है, दैट इज़ नोन एज स्टंटेड। these चिल्ड्रन आर वेरी लेस प्रोडक्टिव एडल्ट्स। बड़े होकर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे, एंड इट विल लीड टू अ परपिचुएटिंग पॉवर्टी साइकिल्स में। मतलब वो जो पॉवर्टी में एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में एंटर होंगे, वो पॉवर्टी कब तक चलेगा उसका कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो विथ ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन दिस लो स्किल वर्कर्स रिस्क रिडंडेंसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकम्स एसेंशियल फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी। ये भी याद रखिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर और देख सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे इंडिया में क्या क्या इंटरवेंशंस है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन ऑफ अ चाइल्ड। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अगर कोई इंटरवेंशन है, दैट इज़ द ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और ये जो है ये पूरे विश्व का लार्जेस्ट चाइल्ड केयर प्रोग्राम है, याद रखिए। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चाइल्ड केयर प्रोग्राम। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एंड इसमें क्या है, इसमें इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन, प्री स्कूल एडुकेशन, स्कूल से पहले थोड़े बहुत एडुकेशंस बच्चों को देना, फ्री में हेल्थ चेकअप्स ऑफ द चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, एंड ऑल्सो काउंसलिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड अदर हेल्थ मैटर्स। वो है ICDS का ऑब्जेक्टिव। फिर आता है सेकेंड वन, पोषण भी पढ़ाई भी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MOWCD। इसमें क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द साइमल्टेनियस न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव सिमुलेशन, कि ये बच्चों के न्यूट्रिशन में भी ध्यान रखते और बच्चों के कॉग्निशन में भी ध्यान रखते। तो पोषण भी मतलब न्यूट्रिशन और पढ़ाई भी मतलब कॉग्निटिव सिमुलेशन। एंड देन दिस इज अनदर फ्रेमवर्क जिसका नाम है नवचेतना फ्रेमवर्क। इट इज़ फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फ्रॉम 0 to 3 years। व्हाट इट इज़, ये जो है ये एज बेस्ड सिमुलेशन एक्टिविटी कराया जाता है कि 140 दिन का एक्टिविटी होता है इसमें, 140 दिन का एक्टिविटीज़। एंड इन अ 36 मंथ कैलेंडर, ठीक है। 36 मंथ में 140 दिन एक्टिविटीज़ करवाया जाएगा बाई 0 to 3 years के बच्चों को। खैर 0 to एकदम इन्फेंट को तो कराया नहीं जा सकता, बट उससे थोड़े से मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ किया जाएंगे। दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड वाया पेरेंट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड केयर गिवर्स, ठीक है। तो पेरेंट्स, देन आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड केयर गिवर्स। ऑलराइट, तो ये है गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस। पर अभी इस चीज़ को अटेंड करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ICDS के बारे में बात करें तो ICDS के जो कवरेज है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें भी गैप है, और उसके साथ जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, देयर इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी गैप्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। इतने सारे इंटरवेंशन के बाद भी मेल न्यूट्रिशन इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा है। एट करेंट रेट, से दैट ये आर्टिकल में दिया गया है, एट करेंट रेट स्टंटिंग प्रेवलेंस विल रिड्यूस टू 10% ओनली बाई 2075। कि जिस गति से अभी मेल न्यूट्रिशन कम हो रहा है, मतलब बहुत ही धीमी गति में है, कि मेल न्यूट्रिशन 10% से नीचे जाएगा बाय 2075। तो ये तो बहुत ही दूर है। देन अर्बन चाइल्ड केयर जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा वीक है।
प्लस देयर इज़ अ लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड साइकोसोशल वेलबींग। प्लस क्रैश फैसिलिटीज़ जो है, क्रैश मतलब क्रैश क्या है? क्रैश एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर छोटे बच्चों को टेक केयर करवाने के लिए रखा जाता है, टेक केयर के लिए। तो इन इंडिया देयर इज़ अ लिमिटेड क्रैश प्रोविजंस विच हिंडर्स वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, नियमित अनुसार तो हर एक ऑफिस में आई थिंक अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो तो उस ऑफिस में क्रैश फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अभी आई मे बी रॉन्ग, मुझे अभी वो डेटा रिकॉल मुझे नहीं हो रहा है, शायद 20-25 या कुछ ऐसा होगा। उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉय है एक संस्थान में, एक ऑफिस में, तो वहाँ पर क्रैश फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो उस चीज़ की लिमिटेशंस है, तो इसी वजह से वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज़्यादा लो है। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन अपॉन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस एंड हियर इट इज़ द क्वेश्चन, डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द स्ट्रे डॉग्स। सो क्या न्यूज़ है? अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ एनिमल शेल्टर्स अंडरमाइंस देम। ये है आर्टिकल, तो लेट्स सी व्हाट डज द आर्टिकल टॉक्स अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सम एक्ट फॉर एनिमल्स, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इट टॉक्स अबाउट कि मेन लॉ, इट इज़ द मेन लॉ गवर्निंग एनिमल वेलफेयर बट इट इज़ कंसिडर्ड आउटडेटेड नाउ। नेक्स्ट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स या फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2023 which is an updated framework for sterilization of the dogs and vaccination of them. Then अगर हम इंडिया में रेबीज़ बर्डन देखते हैं तो इंडिया में पूरे विश्व में जितने रेबीज़ रिलेटेड डेथ होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंडिया कंट्रीब्यूट करता है कि इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज़ डेथ्स। इट्स अ ह्यूज नंबर। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 20,000 से ज़्यादा डेथ साल में, और सबसे ज़्यादा देखा जाता है पुअर पीपल में, रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में। तो इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन क्या है कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया था टू कन्फाइन द स्ट्रेज इन शेल्टर्स, लेटर मॉडिफाइड टू अलाउ रिलीज आफ्टर वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग। ठीक है, पहले डायरेक्शन दिया कि वो स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखने के लिए, उसके बाद वो उन्होंने ही, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस को चेंज किया है टू मॉडिफाई एंड अलाउ द डॉग्स आफ्टर वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग। ऑलराइट, सो ओके, बट हमें यहाँ पर और भी कुछ बात करना है बिफोर लुकिंग इनटू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली जो जजमेंट दिया है, मतलब स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में रखने के लिए, उसमें उस डिसीशन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर में है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी है। जैसे कि अगर उन डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को अगर शेल्टर होम में रखा जाए तो इट विल इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, उसके बाद इट विल ऑल्सो अबाइड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ज़्यादातर नेशंस इट रेगुलेट स्ट्रे पॉपुलेशन वाया शेल्टर्स एंड एडॉप्शन। इधर वो स्ट्रे डॉग्स को एडॉप्शन करवाया जाएगा, लोग बाग उनको एडॉप्ट करके अपने घर में रखेंगे, या फिर उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। दैट इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑल्सो ह्यूमन हैंडलिंग, कि प्रॉपर शेल्टर्स कैन ऑफर वेटरनरी केयर, अगर इंस्टीट्यूशनल केयर उन डॉग्स को मिले। देयर विल बी ऑल्सो अ चांस ऑफ एडॉप्शन चैनल्स क्रिएट होंगे, एंड देयर विल बी एन ह्यूमन यूथेनेशिया इफ़ नेसेसरी। अगर कोई ऐसे डॉग्स है कि वो बीमार है तो वहाँ पर यूथेनेशिया करवाया जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये यूथेनेशिया क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूथेनेशिया। पर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि देयर कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट, कि अगर उन शेल्टर होम में जो हम वेटरनरी केयर के बारे में बोल रहे हैं, अगर वहाँ पर पुअर वेटरनरी केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
या फिर कुछ फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज़ है, तो वो जो डॉग्स है उनको केयर नहीं, उल्टा उनको क्या मिलेगा, उनको तकलीफ़ मिलेगा। देयर आर ऑल्सो रिसोर्स गैप्स, जैसे क्रॉनिक अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ शेल्टर्स विच लीड टू ओवर क्राउडिंग एंड डिजीज़। अगर हम शेल्टर के जो कॉस्ट है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स है उस हिसाब से अगर शेल्टर होम्स नहीं है डॉग्स के लिए, तो दैट विल लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द डॉग्स इन अ पर्टिकुलर शेल्टर होम और डिजीज़ स्प्रेड होगा वहाँ से। एंड अल्टीमेटली देर विल ऑल्सो बी एन सम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि अगर रिमूवल ऑफ दोज डॉग्स विदाउट स्टेरिलाइजेशन वुड ऑल्सो अलाउ अदर स्पीशीज़ टू प्रोलिफरेट. All right, so there are some challenges as well. Okay, so we may now proceed with the question. So here it is the question regarding the stray dogs welfare, and next question is about the very debated from last few days, that is the Constitution 138th Amendment Bill 2025. ठीक है, तो जो हम यहाँ पर बात करेंगे, it is from the article that is titled The New Constitution Bill, the Need for a Balancing Act. So what is the background here? India has long grappled with the paradox of demand for moral integrity in politics versus the persistence of criminalization in the political class. मतलब इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स में यहाँ पर एक पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे कुछ पर हो कुछ और रहा है. इफ़ वी आर टॉकिंग समथिंग बट द एग्जैक्टली द ऑपोजिट इज हैपनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, उसको कहा जाता है पैराडॉक्स. तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या पैराडॉक्स है? द फर्स्ट थिंग कि हम बात कर रहे हैं कि मॉरल इंटीग्रिटी के बारे में, कि इंडियन पॉलिटिक्स शुड बी अ क्लीन पॉलिटिक्स विच विल बी फ्री फ्रॉम एनी क्रिमिनल्स. पर अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए जाए तो देयर इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन द इंडियन पॉलिटिकल क्लास, कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के नाम पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो उसी को ही क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है, विच हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी डेटा. जैसे ADR रिपोर्ट के मुताबिक 46% of the member of parliaments are with criminal cases in 2024. All right, now ये जो नया बिल आया है 138 Constitutional Amendment Bill, sorry एक्ट नहीं, Amendment Bill 2025, what does it seek? It seeks to address this by mandating resignation, removal of ministers, including the chief ministers and prime minister, इफ़ दे रिमेन इन कस्टडी फॉर ओवर 30 कंजिक्यूटिव डेज. कि कोई भी क्रिमिनल केस के अंतर्गत अगर कोई भी MP को, MLA को, कोई भी चीफ मिनिस्टर्स को या फिर प्रधानमंत्री को अगर लगातार 30 दिन जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो 31st डे को उनका ऑटोमेटिक रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन हो जाएगा. और अगर वो ऐसे कोई क्राइम में कन्विक्ट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, जिसका पनिशमेंट 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा है, तो ऑल राइट. तो नाउ व्हाट इज़ द की फीचर्स ऑफ द बिल? की फीचर्स ऑफ द बिल इज़ यही, जे 30 डेज़ के बाद 31st डे में उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाएगा, एंड इट अप्लाइज टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल द अदर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग MPs एंड MLAs. ठीक है. नाउ देयर इज़ ए डुअल मैकेनिज्म, कि फर्स्ट इज़ रिमूवल ऑन PM एंड CM एडवाइस, एंड नंबर 2 ऑटोमेटिक रिमूवल इफ़ एडवाइस इज़ विथहेल्ड. अगर एडवाइस नहीं दिया गया है तो देयर विल बी द ऑटोमेटिक रिमूवल ऑन द 31st डे, एंड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल आफ्टर रिलीज़ फ्रॉम द कस्टडी. कि उस मिनिस्टर को फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है जब उनका कस्टडी से उनको रिहा मिलेगा. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द बिल? द मेरिट्स ऑफ द बिल, कि अगर ये बिल पास होता है, इट विल एंश्योर अ क्लीन पॉलिटिक्स एंड इट विल एंश्योर अ पब्लिक ट्रस्ट. लोगों का भरोसा फिर से
पॉलिटिशियंस के ऊपर आ सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है, विच इफ़ इट ensures a clean politics. Secondly, legislative embodiment of judicially recognized moral imperatives. Legislative embodiment of judicially recognized moral imperatives. इसका मतलब क्या है कि अगर ये बिल पास होता है, अगर एक्ट ये बनता है कि लेजिस्लेटिव एम्बॉडीमेंट ऑफ जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसने उसने जो वो जो रिकॉग्नाइज करेगा अ पर्सन टू बी अ क्रिमिनल और नॉट, इट विल बी अबाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑल्सो बाय रेस्पेक्टिंग द मॉरल इम्पेरेटिव्स. Thirdly, it signals zero tolerance towards corruption. And last, it could deter habitual offenders from occupying executive power. कि ये एक रोक लगाएगा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जो क्रिमिनल्स है, बाय ऑक्यूपाइंग द एग्जीक्यूटिव पावर, ऊंचे ऊंचे पोस्ट वो होल्ड ना कर पाए, ये रिलेटेड. ठीक है. सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ द बिल. तो इसको लेकर बहुत से कंसर्न्स और क्रिटिसिजम्स भी हुए हैं. वो मैंने 25 अगस्त मतलब कल वाला जो CNA हमने किया है वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया है. आप जाकर वो वाला सेशन भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. जैसे कि देयर कैन बी अ वायलेशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि देयर कैन बी अ रिमूवल ऑफ बिफोर कन्विक्शन. ठीक है. अरेस्ट होने से पहले ही उनका रिमूवल हो जा सकता है. दैन देयर इट कैन बी इनकन्सिस्टेंट, कि लेजिस्लेचर्स रिमूव्ड ओनली आफ्टर कन्विक्शंस बट मिनिस्टर्स आफ्टर अरेस्ट. मतलब जो लेजिस्लेचर्स है, MLA या फिर MPs है, उनको कन्विक्शन के टाइम अरेस्ट रिमूव कर दिया गया, या फिर मिनिस्टर्स जो है उनको अरेस्ट के बाद ही उनको रिमूव किया जा सकता है. दैन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोसेस भी हो सकता है, कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर्स के डिस्क्रिशन जो होंगे, इट कैन बी एब्यूज्ड फॉर वेंडेटा और प्रोटेक्शन. उनका जो मतलब एडवाइस के बारे में बोला जाता है, उस चीज़ को एब्यूज़ भी किया जा सकता है बाय अदर मेंबर्स ऑल्सो. ऑलराइट, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप 25th वाला जो एनालिसिस है उसको एक बार देख लीजिए. सो हियर इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़. नाउ लास्टली वी विल सी कि इंडियंस आर लीस्ट कंसर्न्ड, मतलब हम जो इंडियन हैं हमें फ़र्क बहुत कम पड़ता है अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, कि पूरे विश्व में विश्व का जो आर्थिक स्थिति है तो वो इंडियंस के लिए बहुत ही मतलब फ़र्क बहुत ही कम पड़ता है. ये कौन कहता है? इट इज़ सेड बाय द PEW सर्वे, which says कि only 49% of Indians said they were worried about the global economy. This was the lowest share among 25 nations surveyed, कि 25 देशों में सर्वे किया गया है और इंडिया में सबसे कम लोग सर्वे हुए जिनको कंसर्न है अब हमारे मतलब पूरे विश्व में जो आज विश्व का जो आर्थिक स्थिति है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में उनको कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है. ओके, माई एनालिसिस सेज मे बी इंडिया जो है इट इज़ अनअवेयर अबाउट द इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है, ग्लोबल इकोनॉमी कितना ज़्यादा कंटेजियस है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ शायद अभी भी इंडियंस को मालूम नहीं चला है. सो जो PEW रिसर्च सेंटर है, it surveyed the March 2025 across 25 countries, highlighted global perceptions of major threats of the world economy. सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं, उसके साथ क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन एंड पैंडमिक्स, इन सब हेड्स के ऊपर भी सर्वे किया गया है. एंड द फाइंडिंग शोज दैट इंडियंस आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज. जो इंडियंस है वो ग्लोबल इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडियन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. पर टेररिज्म रिमेन्स द टॉप कंसर्न इन इंडिया. टेररिज्म एकदम टॉप कंसर्न है इंडियंस के लिए. सो लेट्स सी व्हाट आर द की फाइंडिंग्स यहाँ पर, कि 49% ये वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है. देन 55% इंडियंस कंसिडर क्लाइमेट चेंज अ मेजर थ्रेट. बाप रे, 45% को क्लाइमेट चेंज थ्रेट लगता ही नहीं है. 79% इंडियंस सीज टेररिज्म एज द बिगेस्ट थ्रेट. एंड 70% व्यू मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड इन्फेक्शियस डिजीज एज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स. चलो ये भी ठीक है, पर ये जो नंबर है, ये जो मुझे मतलब टेंशन है इस बात का, 55% इंडियन को लगता है, मतलब 45 को लगता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है. ऑलराइट, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया इटसेल्फ. सो
अगर ग्लोबल फाइंडिंग देखते कि मिस इन्फॉर्मेशन द नंबर इज़ 72%, ग्लोबल इकोनॉमी 70% लोगों को वरीड है, टेररिज्म 69%, एंड एडवांस इकोनॉमीज क्या है यहाँ पर, राइजिंग कंसर्न अबाउट इकोनॉमी मोर देन क्लाइमेट चेंज। मतलब एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में भी लोगों को इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा टेंशन है और क्लाइमेट चेंज को लेकर कंपैरेटिवली कम टेंशन है। सो दैट इज़ द ग्लोबल फाइंडिंग्स बाय PEW, एंड वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन टुडे 26 अगस्त। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू रिक्वायर अ वेरी वेरी गुड स्टडी मटेरियल्स फॉर योर वैल्यू एडिशन, देन यू मे कॉल CSE PAS Academy इन दिस वेरी नंबर, और आप आपकी स्मार्ट बुक्स का 17 सेट्स वाले कॉपी को बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग in the next day. Till then, take care.